So we are back again with our new video that is on chemistry in everyday life part 5 cleansing agents। तो इस वीडियो में हम क्लींजिंग एजेंट्स के बारे में सीखेंगे। सफाई करने वाले कर्मचारी। यस, तो क्लींजिंग एजेंट्स क्या काम होता है? क्लींजिंग एजेंट्स का नाम से ही पता लग रहा है कि जो कि क्लीन करते हैं चीज़ों को, ठीक है, या क्लीनिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो दीज आर नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू असिस्ट द क्लीनिंग प्रोसेस। मतलब जो साफ सफाई का काम होता है उसमें ये असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, उसको और बेहतर बनाते हैं। दे कैन बी नेचुरल, मतलब ये या तो नेचुरल हो सकते हैं आपके, या फिर ये आपके हो सकते हैं सिंथेटिक, मतलब आप जो मैन मेड बनाते हो, ठीक है, काफ़ी सारे केमिकल्स को यूज़ करके। तो नेक्स्ट क्लीनिंग इज प्राइमली द रिमूवल ऑफ डर्ट एंड डस्ट। तो क्लीनिंग क्या था, पहले डर्ट और डस्ट को ही रिमूव करना कहलाया जाता था, बट आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। वो आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों का दिमाग क्लीन करना पड़ रहा है, सोच ही ऐसी भर रखी है दिमाग में। तो क्लीनिंग एजेंट को अगर हम क्लासीफाई करें तो दो टाइप होते हैं इसके, एक होता है सोप और दूसरा होता है आपका डिटर्जेंट। जिसमें से हम पहले जो पढ़ेंगे वो, मतलब दोनों को ही पढ़ने वाले हैं हम लोग। सो व्हाट दे डू, द सोप्स एंड डिटर्जेंट, व्हाट दे डू, दे इम्प्रूव द क्लींजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक है, ये जो वाटर की क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप नहा रहे हो, 20 दिन हो गए आपको नहाते नहाते, आप सिर्फ पानी से नहा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके शरीर में से गंदगी तो आएगी, मतलब स्मेल तो आ ही सकते हैं, या फिर आपकी बॉडी इतने अच्छे से, या फिर सर के बाल जो है वो इतने अच्छे से क्लीन ना हो, तो आप क्या करते हो, ऑब्वियसली शैम्पू लेते हो या फिर सोप लेते हो। तो वो उसका मेनली पर्पस यही होता है कि आपकी वाटर भी तो क्लीन करता है, बट ये उसकी प्रॉपर्टीज क्या करती है, इम्प्रूव कर देती है। नेक्स्ट आपका होता है these in help in removal of fats which bind with other materials to the fabric or skin। फैट्स मतलब ऑयल, जैसे ऑयल्स वगैरह होता है आपके फैब्रिक पे गिर जाते हैं, जैसे मम्मी मम्मी की काफ़ी भारी भरकम साड़ी महंगी महंगी पे अगर फैट्स मतलब ऑयल्स वगैरह गिर जाए, डर्ट गिर जाए, तो क्या होता है, वो ड्राई क्लीनिंग वाले को देती है, वो क्या करता है, उस फैट को रिमूव करता है। तो यस, दे एक्चुअली यूज सोप एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, so first we will discuss about the soaps in detail, next we will move to detergents। okay, so start करते हैं हम लोग सोप के साथ। सोप्स, तो सोप्स क्या होते हैं? सबसे पहले यही बात करते हैं, सोप्स क्या होते हैं। हमें ये तो पता है कि वो क्लीनिंग में हेल्प करते हैं, बट क्या होते हैं वो? सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। मतलब जैसे कि आपके फैटी एसिड्स होते हैं, हायर मतलब उनमें कार्बन जो है वो ज़्यादा है नंबर में, एंड दे आर पोटेशियम एंड दे आर सोडियम सॉल्ट्स। एग्जांपल्स जैसे कि आपके लॉरिक एसिड हो गया, पाल्मिटिक एसिड हो गया, स्टीरिक एसिड हो गया, ऑलिक एसिड हो गया। तो ये सब के सब क्या है आपके, अगर मैं इनका ले लूँ क्या, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ले लूँ, तो ये क्या कहलाएगा आपका, सोप कहलाएगा आपका। तो इनके स्ट्रक्चर पे हम इतना नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो हम इनके स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहे इतना। तो सोप्स आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग फैट और ऑयल विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेपोनिफिकेशन ये बहुत बार पूछा गया है कि ये क्यों, किस चीज के लिए यूज होता है। देखो, सेपोनिफिकेशन, सेप से याद कर लेना, सोप को बनाने के लिए प्रोसेस यूज होती है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सोप्स को बनाने के लिए हम लोग फैट या ऑयल को, अभी हमने बात किया था ना कि दीज आर द हायर फैटी एसिड्स के सॉल्ट, तो वही फैट और ऑयल को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। किसके साथ? नहीं, सॉल्ट बनाना है तो ऑब्वियसली मुझे क्या बनाना है, सोडियम और पोटेशियम क्या कहाँ से आएंगे, एक बेस के पार्ट होंगे, तो ऑब्वियसली एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और मान लो मुझे अगर पोटेशियम सॉल्ट बनाना होता है इसका, तो मैं क्या करती, एक्वस KOH ले लेती है यहाँ पे। तो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। तो ये आपका देखो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, दिस इज द रिएक्शन। तो दिस इज योर हायर फैटी एसिड। यहाँ पे हमने कौन सा लिया है, यहाँ पे हमने लिया है ओके, हमने यहाँ पे लिए रखा है, वैसे तो एस्टर लिया हमने, ग्लिसरल एस्टर्स ऑफ स्टीयरिक एसिड फैट। तो ग्लिसरल एसिड ले लिया हमने इसका, इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही हम डालेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ है, ये जो बॉन्ड है आपका, ये टूटने वाला है आपका, ठीक है।
तो दिस विल ओके सॉरी, ये वाला जो बॉन्ड है ना आपका, ये वाला हम्म, ये जो O का है ना बॉन्ड, ये टूट जाएगा आपका, तो ये दिस विल फॉर्म CH2OH CH2OH CH2OH। तो OH जाके क्या हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, ये CH2 के साथ जुड़ गया, OH यहाँ जुड़ गया और CH2 के साथ जुड़ गया, और इसके साथ C17H35 C डबल बॉन्ड O के साथ हमारा क्या जुड़ जाएगा, Na जाके। तो टोटल 3 मॉलिक्यूल आपके बाहर निकलने वाले हैं, एंड दिस इज कॉल्ड सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट, स्टीरिक एसिड ये था, ठीक है, ये 3 स्टीरिक एसिड थे, इनका हमने एस्टर ले लिया, तो ये हायर हो गया आपका, हायर फैटी एसिड हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, सोडियम स्टीरेट बन गया, और क्या बन गया आपका, ग्लिसरॉल बाहर निकल गया। ग्लिसरॉल के तो, या फिर हम उसे ग्लिसरीन भी बोलते हैं, इसके भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो हमारे पास 2 ऐसे कंपोनेंट मिलके जो दोनों ही हमारे लिए यूजफुल हैं, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शन याद करने हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट आपका आता है, इन दिस रिएक्शन esters of fatty acids are hydrolyzed and soap obtained remains in colloidal form. It is precipitated from the solution by adding sodium chloride. देखो होता क्या है कि ये वाली जो रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, उसी के बारे में दिया गया है ये, कि जो हमारा फैटी एसिड है इसको हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं NaOH के साथ, ऑब्वियसली हाइड्रोलाइज कर रहे हैं क्योंकि वाटर जाके ना ऐड हो रहा है, एक जगह H ऐड हो रहा है, एक जगह OH ऐड हो रहा है हमारा। तो अब वो बोल रहा है कि जो सोप होता है, मतलब जो ये सोप बना है हमारा, सोडियम स्टीरेट क्या है हमारा, यहाँ पे सोप है, ये कोलॉइडल फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो कोलॉइडल फॉर्म में रहता है भाई, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को रिएक्शन मिक्सचर में जो प्रेजेंट है सोप और ग्लिसरॉल, इन दोनों में से मान लो सिर्फ सोप निकालना है, तो ऑब्वियसली मुझे सोप को क्या करना पड़ेगा, प्रेसिपिटेट करना पड़ेगा, उसको सॉलिड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या ऐड करती हूँ, सोडियम क्लोराइड NaCl में ऐड कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है द सॉल्यूशन लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द सोप। तो अब हमने सोप निकाल लिया, प्रेसिपिटेट करके हम फिल्टर कर लेंगे, तो हमारे पास ऑब्वियसली ग्लिसरॉल बचेगा सिर्फ। तो जो ग्लिसरॉल बचा है उसको भी हम रिमूव करवा सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे सोप को कैसे रिमूव करना है, NaCl ऐड करो, ग्लिसरॉल को कैसे रिमूव करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पर पहले सोप को करना है देन ग्लिसरॉल को करना है, ऐसा ना हो पहले ग्लिसरॉल को करो फिर सोप को करो, ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका, ओनली सोडियम एंड पोटेशियम सोप्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड आर यूज फॉर क्लींजिंग पर्पसेस, ठीक है। मतलब अगर आप चाहो कि भाई नहीं, हाइड्रोक्साइड हम किसी और चीज़ के ले लें, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, बहुत सारी फलाना हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो आप घर में सोप यूज़ करते हो पानी के साथ यूज़ कर रहे हो, पानी की प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो सोप कैसा होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए। तो सॉल्युबल होने के लिए सोप को क्या होना पड़ेगा, इट शुड बी पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट। नेक्स्ट आपका आता है क्या, नेक्स्ट आपका आता है कि भाई पोटेशियम सॉल्ट सोप्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं देन सोडियम सोप्स। ये जनरल सी बात है, बस एक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन प्लेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑब्वियसली अगर आप पोटेशियम सॉल्ट बनना चाहते हैं यहाँ पे, तो पोटेशियम ही लोगे ना, मतलब KOH ही लोगे आप। तो नेक्स्ट तक बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो अगर हम थोड़ा सा और आगे बात करें तो आ जाते हैं आपके टाइप्स ऑफ सोप्स, किस किस तरीके के टाइप्स होते हैं आपके, ये आपके NCERT में भी दिए हुए हैं, वैसे इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉयलेट सोप्स, जो आप टॉयलेट में यूज करते हो, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द बेटर ग्रेड्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक, एंड केयर इज टेकन टू रिमूव द एक्सेस एल्कलाई। तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ही अच्छे फैट्स और ऑयल्स हम यूज करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा एल्कली, मतलब हाइड्रोक्साइड्स यूज़ करते हैं, तो वो जो एक्सेस में बच जाता है उसको रिमूव करने में हमको थोड़ी सी दिक्कत आती है, पर करते हैं हम लोग। देन आता है आपका फ्लोटिंग सॉप्स। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय बीटिंग टाइनी एयर बबल्स इनटू द प्रोडक्ट बिफोर देयर हार्डनिंग। सो दिस थिंग दे यूज्ड। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपेरेंट सोप्स। ट्रांसपेरेंट सोप्स क्या होते हैं, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द सोप इन इथेनॉल एंड देन इवेपोरेटिंग द एक्सेस सॉल्वेंट। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हमारा जो सोप है उसको इथेनॉल में डिसॉल्व कर देते हैं पहले, ठीक है। इथेनॉल में डिसॉल्व करते हैं और उसके बाद जो भी एक्सेस सॉल्वेंट होता है हमारा उसको हम इवेपोरेट करवा देते हैं, क्योंकि इथेनॉल इवेपोरेट करता है हमारा, तो जितना रिएक्ट करना होता है कर जाता है, बाकी सारा उड़ जाता है।
नेक्स्ट है आपका मेडिकेटेड सोप। मेडिकेशन जो आपको कौन प्रिस्क्राइब करता है? डॉक्टर्स लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। वो क्यों करते हैं मेडिकेटेड सोप्स? वो और अदर कोई सोप क्यों नहीं देते आपको? क्योंकि मेडिकेटेड सोप्स क्या होते हैं, उनमें एंटीसेप्टिक्स होते हैं, जैसे कि डेटॉल हो गया, सेल्वन हो गया। अच्छा, एंटीसेप्टिक के बारे में अपन लोगों ने पिछले पार्ट 3 में बात कर ली है भाई। एंटीसेप्टिक कोई मुझसे नहीं पूछने वाला है यहाँ पे कि क्या होता है। और डेटॉल किस चीज़ से बनता है, 2 मैंने कंपोनेंट्स बता चुकी हूँ ऑलरेडी पार्ट 3 में। आप जाइए देखिए उसको पहले जाके। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आता है शेविंग सोप्स। यस, शेविंग सोप्स कंटेन्स ग्लिसरॉल टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग। यस, तो अगर आप चाहोगे आप घर का सोप लो और भाई चलो भाई शेविंग कर लेते हैं, जिससे नहाते हो उसी से शेव कर लो, वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शेविंग सोप्स में यार ऐसी चीज़ होती है जो कि आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देती है, वरना आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। आपने देखा होगा सोप के बाद काफ़ी ड्राई ड्राई सी स्किन होती है, इसलिए कई लोग क्रीम्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो शेविंग सोप्स में क्या होता है, उसमें ऑलरेडी ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है जो कि आपकी ड्राइंग नहीं होने देता। देखो बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे, ग्लिसरॉल यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, जबकि वही हमारा बना था अभी। तो सोप और ग्लिसरॉल दोनों का ही मिक्सचर अगर हम लें तो वो हमारा शेविंग सोप बन जाता है। व्हाइल प्रिपेयरिंग अ गम कॉल्ड rosin is also added to them. It forms sodium rosinate with leather smell. देखा है कभी झाग आते हैं तो वो किसकी वजह से आते हैं इतने सारे झाग? सोडियम रोजिनेट की वजह से आते हैं इतने सारे झाग। तो कोई अगर आपसे पूछे तो आप शायद आप आंसर दे सकते हो, रोज की तरह चमकते रहो, रोज शेव करो, रोज चमकते रहो। तो सोडियम रोजिनेट, ठीक है। तो ओके, तो लॉन्ड्री सोप्स। तो लॉन्ड्री वाले क्या करते हैं भाई? लॉन्ड्री वाले जो आप लॉन्ड्री में देते हो, इतना पैसा खर्च करते हो, तो कंटेन्स फिलर्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी सारे, लाइक सोडियम रोजिनेट होता है उनके पास, सोडियम सिलिकेट होता है, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट। तो ये सारी चीज़ें वो यूज़ करते हैं आपकी लॉन्ड्री में। तो ये चीज़ें आपके पास नहीं है इसलिए आप लॉन्ड्री में देते हो, होंगी तो शायद नहीं दोगे। ओके, वो बात की बातें हैं। सोडियम, सॉरी, सोप चिप्स। सोडियम सोडियम करते हैं, दिमाग में सोडियम आ रहा है। सोप चिप्स made by running a thin sheet of melted soap on a cool cylinder and scraping off in broken pieces। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक थिन शीट जो होती है, मतलब एक सोप ले लिया हमने, उसको मेल्ट किया, ऐसे ऐसे बहाए जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हमने एक सिलेंडर लगा दिया उसको कूल करने के लिए, तो वो शीट ऐसे पतली 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 करके ना तो ठंडी हो जाएगी। तो हम उसको क्या करते हैं, काट लेते हैं अलग अलग पीसेस में, छोटे छोटे सॉफ्ट बन जाते हैं आपके, सोप चिप्स बन जाते हैं, सॉरी। नेक्स्ट आता है आपका सोप ग्रैन्यूल्स, दैट इज ड्राइड मिनिएचर सोप बबल्स होते हैं वो। नेक्स्ट आपका आता है सोप पाउडर एंड स्कोरिंग सोप, कंटेन सम सोप। इनके अंदर सोप होता है, कुछ कुछ स्कोरिंग एजेंट्स सच एज पाउडर, प्यूमिक्स और फाइनली डिवाइडेड सैंड होता है इनके अंदर। बकवास चीज़ें हैं सारी। नेक्स्ट आपका आता है सोप्स में, हम लोग बात करें व्हाई डू सोप्स नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। बहुत सारे वैसे जितने सारे चैप्टर्स तुमने अब तक पढ़े होंगे ना केमिस्ट्री में, पिछली क्लासेस में भी पढ़े होंगे, तो वो सब एक ही बातें करते हैं कि भाई क्यों सोप हमारा हार्ड वाटर के अंदर काम नहीं करता उतने अच्छे से। कभी कभी देखा होगा कि आप ये सोप्स को अगर कभी देखा हो, आप पानी में नहा रहे हो और वाइट वाइट सा ना अलग सा चीज़ निकलने लग जाती है, तो वो इतने अच्छे से सोप वर्क नहीं करता, लेदर नहीं बना पाता। रीज़न क्या है उसका? लेदर मतलब झाग नहीं बना पाता आपका। तो द रीज़न बिहाइंड इट, हार्ड वाटर के अंदर क्या होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस होते हैं, ठीक है। तो हार्ड वाटर के अंदर जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं, तो ये जो आयंस होते हैं दीज आर बेसिकली इनसॉल्यूबल, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ ये आयंस क्या करते हैं, सोप को इनसॉल्यूबल बना देते हैं, पानी के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते, तो वो वाइट वाइट सा निकलने लग जाता है, सोप ही होता है बेसिकली। व्हेन सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स आर dissolved in hard water, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली अ रिएक्शन। सोप हमने ले लिया, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड ये आपका आया है हार्ड वाटर से, क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होती हैं। अब देखो ये चीज़ सोप के साथ रिएक्ट करेगी हमारी, तो Na तो यूनिवेलेंट होता है, +1 होता है। कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है? 2+ का चार्ज है। तो ऑब्वियसली ये 2 मॉलिक्यूल से ज्वाइन करेगी, ये वाले। तो 2 मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन करती है तो ये बनाती है इनसॉल्यूबल कैल्शियम स्टीरेट, इसने बना लिया, और Na के साथ जुड़ जाता है Cl, तो NaCl बाहर निकल जाता है हमारा।
अब ये जो चीज़ है ये आपकी क्या है, इनसॉल्युबल है। अब याद आया कि मैंने क्यों बोला था कि आपको ओनली सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करना है, क्योंकि मान लो अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वहाँ यूज़ करते तो मे बी शायद आपका ये बनता और वो इनसॉल्युबल होता। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जब भी कैल्शियम आयन प्रेजेंट होगा सोप, सॉरी, कैल्शियम आयन प्रेजेंट होगा हार्ड वाटर में सोप के साथ, तो वो रिएक्ट करेगा सोप से और सोप को ऐसी चीज में कन्वर्ट करेगा जो भी क्या है, इनसॉल्युबल है। अब इनसॉल्युबल है तो पानी में ही इनसॉल्युबल होगा, तो हमारे किसी काम की नहीं रही ना यार। नेक्स्ट, these insoluble soaps stearate as come in water, इसका मतलब वही white white से जो part होता है, and are useless at cleansing agent. In fact these are hindrance to good washing because the precipitate adheres onto the fiber of the cloth as गमीमास। जैसे आपने देखा होगा कभी सोप से धोते वक्त क्या होता है, वाइट वाइट से जम जाता है हमारे सोप्स, सॉरी, हमारे कपड़ों पे जम जाता है और हम कहते हैं कि सोप घटिया है। एक्चुअल में पानी घटिया आ रहा है यार आपके घर में, ठीक है। तो ज़्यादा आप सोप पे ब्लेम मत करो। नेक्स्ट, हेयर वॉश्ड विद हॉट वाटर लुक्स डल बिकॉज ऑफ द स्टिकी प्रेसिपिटेट। या कभी कभी होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ, तुम्हारे साथ भी होगा। नेक्स्ट, डाई डज नॉट एब्सॉर्ब इवनली ऑन क्लोथ वॉश्ड विद सोप यूजिंग हॉट वाटर। तो कभी कभी आप डाई करना चाहते हो क्लोथ को तो वो इतने अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि सोप तो हम कहाँ यूज कर रहे हैं, हॉट वाटर के साथ। नेक्स्ट आपके बात करते हैं डिटर्जेंट की हम लोग यहाँ पे। तो डिटर्जेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यही जाने कि डिटर्जेंट क्या होता है। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द सिंथेटिक डिटर्जेंट जो कि बनाए जाते हैं, मैन मेड है भाई, बाजार से पेड़ पे नहीं उगते हैं। ओके, सिंथेटिक डिटर्जेंट आर द क्लींजिंग एजेंट विच हैव ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सोप्स। वो उनके पास सोप की सारी प्रॉपर्टीज होती है, मतलब दे यूज टू क्लीन एवरीथिंग, ठीक है। ओके, नॉट द माइंड ऑफ समवन बट विद बट विच एक्चुअली डू नॉट कंटेन एनी सोप, जिसके अंदर सोप प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी सोप नहीं होता, बट स्टिल दे हैव सोप कंटेनिंग प्रॉपर्टीज, soap like properties, sorry. These can be used both in soft and hard water, hard water में भी यूज हो जाते हैं भाई, as they give foam even in hot water, ठीक है, क्योंकि ये झाग देते हैं हॉट वाटर के अंदर भी। मतलब ये कैल्शियम क्लोराइड वगैरह के साथ रिएक्ट या तो करते नहीं होंगे, या तो करते होंगे तो इंसॉल्युबल नहीं होते होंगे। नेक्स्ट हमें थोड़ा सा डिटर्जेंट को और अच्छे से सीखना है यहाँ पे, तो एक चीज बात करते हैं। देखो, डिटर्जेंट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है वाटर लविंग पार्ट, एक होता है वाटर हेटिंग पार्ट, या फिर हम इसको बोलते हैं ग्रीज लविंग। ग्रीज मतलब ऑयल लविंग पार्ट भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। और आपको अगर थोड़ा और अच्छी टर्म्स में बोलूँ तो ये जो वाटर लविंग पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है नेचर के अंदर, ठीक है। और ये आपका हाइड्रोफोबिक होता है आपका। तो इस पार्ट को हम लोग टेल भी बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग हेड भी बोलते हैं यहाँ पे। तो ओके, सो नेक्स्ट इसके ज़रा इस चीज़ को देखो, यहाँ पे देखो ये इमर्जन है। यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे पास हाइड्रोफोबिक टेल है और ये हमारा जो हेड है ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक टेल है। अब ये देखो ये ऑयल है, सब जाके इस पे चिपक रहा है, ऑयल पे किस तरीके से चिपक रहा है इस पे ज़रा ध्यान दो। सारा हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑयल की तरफ आ रहा है, जबकि हाइड्रोफिलिक पार्ट सारा आउटसाइड है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, ये क्या करते हैं, जैसा नेचर देखते हैं कि भाई डर्ट का जैसा नेचर है, लाइक ये अगर हाइड्रोफोबिक है तो हाइड्रोफोबिक पार्ट सारा चिपक जाएगा, जबकि सारा का सारा हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर होगा। अब ये क्या करेंगे, सब चिपकने के बाद इस ऑयल ड्रॉप को तोड़ डालेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, एंड दीज आर एक्चुअली कॉल्ड मिसल, जो कि ये गोलाकार बन रहा था ना अभी यहाँ पे। तो या तो ये देखो ये सारे ऐसे लग गए ना आपके यहाँ पे। ओके, सो अब ये मिसल बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, ये देखो ये मिसल का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारा क्या है, बीच में जो थी ग्रीस और फैट प्रेजेंट था, यहाँ पे ये सेंटर पे ग्रीस और फैट प्रेजेंट है। इससे सारी चीजें ये जो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल किस तरीके से अटैच हुए जाके बाय द हाइड्रोफोबिक पार्ट, बिकॉज हमें पता है ग्रीस और फैट का कैसा नेचर होता है। दीज आर एक्चुअली नॉन पोलर इन नेचर, या फिर मैं बोलूँ दीज आर एक्चुअली हाइड्रोफोबिक इन नेचर। वो वाटर लविंग नहीं होते, वाटर हीटिंग होते, वाटर का फोबिया होता है उनको, ठीक है। तो आउटसाइड जो है हमारा क्या हो गया, ये वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो गया। अभी 2 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल है।
ठीक है, ये एक बॉल तरीके का आप समझ सकते हो, जिसका सरफेस जो है वो सारा का सारा हाइड्रोफिलिक पार्ट से बना है, जबकि अंदर का सारा सरफेस किससे बना है, हाइड्रोफोबिक टेल से बना है आपका। ठीक है, सो अब क्या होता है हमारा कि ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मतलब यहाँ पे तो हमारा ये हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है ना हमारा, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकता है। अब ये हाइड्रोफिलिक पार्ट किससे इंटरेक्ट करता है, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है। अब वाटर से इंटरेक्ट करता है, दैट मीन्स फुल जो मॉलिक्यूल है, अब क्योंकि सरफेस इंटरेक्ट कर रही है, दैट मीन्स पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही इंटरेक्ट कर गया बाहर से, क्योंकि ये तो कवरिंग बना रहा था ना, ये जो हाइड्रोफिलिक जो इसका हेड है, ये कवरिंग बना रहा था हमारा, जस्ट लाइक अ बॉल। तो पूरा का पूरा वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स अगर मैं वाटर को बहा दूँ जिसमें मैंने ये यूज़ किया है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ भी बह जाएगी, दैट मीन्स ऑयल और डिटर्जेंट, ऑयल या ग्रीस भी हमारा बह जाएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे देखो, ये 3D स्ट्रक्चर है इसका। तो दीज आर एक्चुअली योर डिटर्जेंट मॉलिक्यूल, किस तरीके से देखो अटैच हो गई, ये बॉल बन गई थी आपकी, है ना, इस तरीके से काम करते हैं ये। नेक्स्ट, सम ऑफ द डिटर्जेंट गिव फोम इवन इन कोल्ड वाटर, कुछ डिटर्जेंट जो होते हैं वो कोल्ड वाटर में भी फोम बनाते हैं। सो सिंथेटिक डिटर्जेंट की थोड़ी और अच्छे से बात कर लें तो हार्ड वाटर में देखो, हार्ड वाटर में ये जो वाइट स्कम जैसा बन जाता है ना, ये इस तरीके से हो जाता है, तो इस चीज़ को क्लीन या उस चीज़ के लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। तो हार्ड वाटर में कैसे स्कम बन गया, जबकि सॉफ्ट वाटर में नहीं बनता, तो ये होता है। तो टाइप्स की बात करें सिंथेटिक डिटर्जेंट की, तो 3 तरीके के होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक एंड नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो एक एक करके सबकी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं अपन लोग एनायनिक डिटर्जेंट्स की। तो एनायनिक डिटर्जेंट की बात करें तो एनायनिक डिटर्जेंट क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन्स। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका सोडियम सॉल्ट हम लेते हैं सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स का, alkyl hydrogen sulfates formed by treating long chain of alcohols with concentrated sulfuric acid are neutralized with alkali to form anionic detergent। मतलब anionic detergent बनाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं लॉन्ग चेन एल्कोहल, मतलब एल्कोहल्स लेते हैं, और एल्कोहल को ट्रीट किसके साथ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। ठीक है, हम उसके साथ ट्रीट करते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग, उसी चीज़ को न्यूट्रलाइज भी करते हैं बाय यूजिंग एल्कली, क्योंकि हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। ज़रा रिएक्शन देख लेते हैं। ये जैसे हमारा लोराइल अल्कोहल था, तो लोराइल अल्कोहल में देखो कार्बन कितने होते हैं, 12 होता है, ये याद रखना भाई, एक कार्बन हो गया, ये 10 कार्बन हो गए, देखो 1 था यहाँ पे, ये 10 हो गए, और ये एक कार्बन, टोटल 12 कार्बन हो गए। इसको बोलते हैं लोराइल अल्कोहल या डोडेकाइल अल्कोहल भी बोलते हैं इसको। हमने इसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया, तो ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ पे, ये सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे रिएक्ट करने वाला है, इससे क्या बना, ओ SO3H। अब हमने क्या करा, इसमें बेस ऐड किया, तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ये इसका सोडियम सॉल्ट बना देगा। अब इसके अंदर देखो, ये पूरा का पूरा कैसा पार्ट होगा, ये पूरा का पूरा होगा हाइड्रोफोबिक पार्ट, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ कार्बन सा है, जबकि यहाँ पे चार्ज्ड पार्ट है। ठीक है, ये होने वाला है आपका हाइड्रोफिलिक, मतलब ये किसकी तरह एक्ट करेगा, हेड की तरह, जबकि ये किसकी तरह एक्ट करेगा, टेल की तरह एक्ट करेगा। ये CH3 CH2 10 CH2, दिस विल एक्ट एज अ टेल एंड दिस विल एक्ट एज अ हेड। So this is called sodium lauryl sulfate, that is acting as a anionic detergent. नेक्स्ट एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, एल्काइल बेंजीन मतलब यहाँ पे जो चेन है उसके अंदर कैसा होगा, बेंजीन भी आने वाला है यहाँ पे, ये जो हमारी थी चेन थी ना, ये वाले, इसमें हमारा बेंजीन भी आएगा। सल्फोनेट आर ऑब्टेन्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग एल्काइल बेंजीन। देखो क्या कह रहा है वो आपको, एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट अगर आपको चाहिए तो एल्काइल बेंजीन का एल्कोहल लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, मतलब या फिर मैं बोलूँ एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेना पड़ेगा आपको, जिसके साथ हम क्या लेंगे, एल्कीन लेंगे। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है, जैसे यहाँ पे था वैसे ही सेम चीज़, एल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड प्लस Cl। जैसे ये देखो, दिस इज योर दो डेकाइल बेंजीन। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने वही सेम चीज़ ली है, 12 कार्बन पहले भी थे, 12 कार्बन अब भी है, बस क्या किया है कि एक और चीज़ मैंने ऐड किया, दैट इज़ योर बेंजीन रिंग। अब मैंने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो ऑब्वियसली इसकी क्या होगी, सल्फोनेशन होगी। सल्फोनेशन होगी तो मुझे पता है कि दिस ग्रुप इज एक्चुअली योर समवॉट डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली डायरेक्ट दिस इन पैरेलल पोजीशन,
So this will form SO3A, that is dodecyl benzene sulfonic acid, and with NaOH it will form it will neutralize this thing and form SO3 minus Na plus. Now this will act as a head and this will act as a tail here. Next, in anionic detergent, the anionic part of the molecule is involved in the cleansing action. ठीक, तो ये इंटरेक्ट पानी से करेगा तो ऑब्वियसली दिस विल बी इन्वॉल्व इन द क्लींजिंग एक्शन. ठीक है, ये तो सिर्फ पकड़ेगा डर्ट को, जबकि ये पार्ट क्या करेगा, वाटर के साथ इजीली मूव हो सकता है. नेक्स्ट, इट यूज़ क्या होता है एनाइक डिटर्जेंट्स के, ये टूथपेस्ट में या फिर हाउस होल्ड वर्क में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, सस्ते भी होते हैं काफ़ी. ओके, तो बात कर लेते हैं कैटायनिक डिटर्जेंट्स के बारे में. से नाम से पता लग रहा है ये कैटायनिक है, मतलब इसे पॉजिटिव चार्ज होगा. दैट मीन्स कि जो वाटर से इंटरैक्ट कर रहा है वही पार्ट हमारा, या फिर हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो हमारा क्या है, कैटायनिक है यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, कैटायनिक डिटर्जेंट्स के बारे में. तो कैटायनिक डिटर्जेंट्स आर बेसिकली द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ अमीन्स विद एसिटेट्स, क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स एज एनायंस. तो यहाँ पे जो कैटायनिक डिटर्जेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं. क्वाटरनरी मतलब अमोनियम मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 4 बॉन्ड्स आपको नज़र आने वाले हैं. एंड विद एसिटेट, ब्रोमाइड्स एंड क्लोराइड्स आपके एनायंस की तरह लगे हुए होंगे उसके साथ. नेक्स्ट आपका आता है कि कैटायनिक पार्ट पोजेस अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम. जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, सॉरी. यहाँ पे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है जो कि आपका टेल की तरह एक्ट कर रहा होता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज जो नाइट्रोजन के ऊपर है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट की तरह. और एनायन के लिए हमको एक कैटायन की ज़रूरत है, तो कैटायन के लिए हमको एक एनायन की ज़रूरत है जो कि क्या आने वाले एसिटेट्स, क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स. तो नेक्स्ट आपका आता है एग्जाम्पल, दैट इज सिटाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड. तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन लोग. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस दिस सिटाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड. यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के साथ 4 बॉन्ड देख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4. ये दिस इज द लॉन्ग चेन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन. So this will act as a tail part here, and this will take part as a head part. आयनिक डिटर्जेंट्स के बारे में बात करें तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स वो होते हैं डू नॉट कंटेन एनी आयन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन. उनके अंदर कोई आयन नहीं होते, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज. तो वन सच डिटर्जेंट इज फॉर्म्ड व्हेन, एसिड डिटर्जेंट कब बनता है, जब स्टेरिक एसिड रिएक्ट विद पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल. जब स्टेरिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब ये इथिलीन ग्लाइकोल का पॉलीमर है जिसके साथ हमारा स्टेरिक एसिड रिएक्ट करने वाला है यहाँ पे. तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ पे देखो दिस इज स्टेरिक एसिड. हम लोगों ने पहले भी बात की थी जब हमने सोडियम स्टेरेट बनाया था, वहाँ पे भी स्टेरिक एसिड की बात की थी. तो दिस इज द सेम स्टेरिक एसिड जैसे कि वहाँ था, बस हमने क्या लिया था, सॉल्ट ले लिया था फैटी एसिड वाला. पर यहाँ पे हमने सिंपल स्टेरिक एसिड लिया जिसमें 16 17 और 18 कार्बन है टोटल. आपको इस तरीके से याद करना है. 18 कार्बन है आपके पास. ऑब्वियसली 12वीं क्लास में तो ज़्यादातर लोग 18 साल के हो ही जाते हैं, या 17-18 साल के तो 18 आएंगे इसके अंदर कार्बन. नेक्स्ट किसके साथ ले रहे हैं, पॉली इथिलीन ग्लाइकोल के साथ. पॉली मतलब पॉलीमर है, इथिलीन ग्लाइकोल का. तो आपको इथिलीन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए या फॉर्मूला पता होना चाहिए. दैट इज योर CH2 OH एंड OH. तो इसका पॉलीमर लेना है तो सेम चीज़ हम अंदर बिठाएंगे, CH2O हम अंदर बिठा रहे हैं. तो दिस इज एंड टेकिंग इन देयर एनी यूनिट. तो दिस इज द पॉलीमर ऑफ पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल. हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को रिएक्ट करवाया. तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे COH है, यहाँ पे क्या है OH है, यहाँ पे भी OH. तो यहाँ से क्या होगा, हमारा वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकलेगा और क्या बनाएगा हमारा, इन दोनों के साथ मिलके एक नया पॉलीमर बनाएगा. ठीक है, इसके अंदर जो रिपीटेड यूनिट होंगी सिर्फ और सिर्फ किसकी होने वाली है, इथिलीन ग्लाइकोल की. यहीं पे होगा सिर्फ ये आपका. तो दिस इज कॉल्ड नॉन आयनिक डिटर्जेंट. इसके अंदर आप देख सकते हैं किसी के ऊपर भी चार्ज नहीं है, ना कैटायन ना एनायन है. तो ये लिक्विड डिशवॉशिंग डिटर्जेंट में यूज होते हैं.
मैकेनिज्म इनकी सेम होती है सोप के जैसी। दे आर यूज टू रिमूव ग्रीस एंड ऑयल्स बाय मिसल फॉर्मेशन। मिसल मैंने सिखाया था आपको कैसा होता है, कैसे बनता है वो। सो फॉर द प्रीवियस ईयर जेई एंड नीट क्वेश्चन, स्टे कनेक्टेड विद अस बिकॉज वी गोना डिस्कस this thing in detail. And yes, for the tricks also, हम लोगों को बहुत सारी ट्रिक्स सीखनी है कि बहुत गंदे गंदे एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे हैं केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ के अंदर। साथ ही हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि भाई ये चैप्टर बहुत बेकार है, तो पहले ही समझ लो दिस चैप्टर इज नॉट सो मच बेकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेई में इस बार हर शिफ्ट में इस क्वेश्चन, जेई 2020 में हर शिफ्ट के अंदर इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आए थे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इतनी एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर पेज। थैंक यू सो मच। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड notes from this the Facebook link given below, and you can also WhatsApp us from the same link. And yes, if you have any doubt in your chemistry from JE part and from the NEET part, you can contact us, and we will upload a video for you for the good explanation with the good explanation. And yes, like, share, subscribe our page. Thank you so much.